Hello learners, this is me Mubashir Ahmed and in our previous video we were discussing about the cognitive behavioral therapy जिसको हम CBT के नाम से भी जानते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम एरन बेक, उनकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशंस को हमने देखा था और उसके बाद हमने एरन बेक का जो कॉग्निटिव मॉडल है हमने उसको भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी भी देखी थी, व्हाट इज सीबीटी भी देखा था और हमने बेसिक्स ऑफ सीबीटी को भी इन डिटेल डिस्कस किया था। सो हम आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सीबीटी की टेक्निक्स। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सीबीटी जिनको मिलाकर हम सीबीटी का एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं फॉर द डिफरेंट कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स। और इन्हीं टेक्निक्स के हिसाब से, इन्हीं टेक्निक की मदद से हम जो है हमारे जो क्लाइंट है उनके जो फॉल्स या नेगेटिव बिलीव्स होते हैं या उनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं विद द पॉजिटिव वंस। तो कॉग्निटिव टेक्निक जो हैं वो इसमें सबसे पहले आ जाती हैं। कॉग्निटिव टेक्निक्स में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में हम जो है अपने क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली वो प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम उनको जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि वो अपने एविडेंसेस को देख सकें या अपने जो उनके बिलीव्स हैं उनके एविडेंसेस को भी देख सकें या उनके बिलीव्स के अगेंस्ट जो है वो अपनी थोड़ी सी थिंकिंग कर सकें। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं एग्जामिनिंग अजम्पशंस। हम इसमें जो है टेस्ट करते हैं उनके बिलीव्स को, उनकी अजम्पशंस को थ्रू दी रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स टू गैदर दी एविडेंस। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके जितने भी चैलेंजिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, मतलब कि उनकी जितनी भी नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स होती हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं विद द रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वंस। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं बिहेवियरल टेक्निक्स। इसमें हम जो है हम रिवॉर्ड सेटिंग एक्टिविटीज़ को जो है सेट करते हैं उनके लिए, जैसे कि हम उनके लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं और उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड देते हैं उनका मूड जो है इम्प्रूव करने के लिए, या उनकी जो डिप्रेशन वाली फीलिंग होती हैं या लो मोटिवेशन होती है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए, उनके मूड को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए, उनके मूड को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम उनको डिफरेंट टास्क देते हैं और उन टास्क के बदले हम उनको रिवॉर्डिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बिहेवियरल टेक्निक्स में सेकंड टेक्निक आ जाती है एक्सपोजर। एक्सपोजर जो है वो एक बहुत ही मतलब के यूज़फुल टेक्निक है। एक्सपोजर एक पूरी थेरेपी भी होती है जिसमें हम ग्रेजुअली जो है वो एक्सपोजर करते हैं कोई भी ऐसी सिचुएशंस या कोई भी ऐसे स्टिमुलाई जिसकी वजह से उस क्लाइंट को कोई भी डर लग रहा है या फिर उसको एंजाइटी हो रही है। जैसे कि हम किसी को भी अगर किसी लेजर्ड से फोबिया होता है, रेप्टाइल से किसी से भी फोबिया होता है, तो हम उसको ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर देते हैं उसको उस रेप्टाइल का। जैसे कि हम उसको पहले, अभी डिजिटल हमारा एरा चल रहा है तो उसको पहले हम उस जिस भी रेप्टाइल का उसको फोबिया है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी को लिजर्ड का फोबिया है तो हम उसको पहले लिजर्ड की पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको जो है फेक लिजर्ड दिखाएंगे, उसके बाद उसको जिस कमरे में वो बैठा होगा उसको जो है वहीं पर ही फेक लिजर्ड दिखाएंगे और उसके बाद उसको रियल लिजर्ड दिखाएंगे। उसके बाद उसको हम जो है क्लोज करेंगे उसका एक्सपोजर और इन दी एंड उसको हाथ में दे देंगे या उसका जो है उसके ऊपर रखेंगे ताकि उसका जो डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और उसको कुछ भी डर ना लगे या उसको इन चीज़ों से बिल्कुल भी एंजाइटी ना हो। तो ऐसे ही एक्सपोजर थेरेपी पूरी काम करती है। इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। इसके बाद हमारे पास थॉट स्टॉप्स आ जाते हैं। थॉट स्टॉप्स में हमारे पास ऐसे होता है कि हम उनके जो इतनी भी मतलब कि ओसीडी में हम थॉट स्टॉप्स करते हैं, ऐसे कि जितने भी उनके कंपल्सिव थॉट्स होते हैं उनको या डिस्ट्रेसिंग थॉट्स हैं उनको हम जो है रीडायरेक्ट कर देते हैं और जितने भी मतलब ऐसे थॉट्स हैं जो उनको नहीं चाहिए उनको हम किसी भी तरीके से कॉन्शियसली स्टॉप करवा देते हैं। तो ये हमारे बिहेवियरल टेक्निक्स में मेजरली यूज़ होती हैं। इसके बाद आ जाती हैं सीबीटी में हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हमारे पास आती है डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल्स और इसके अलावा विजुअलाइजेशन। डीप ब्रीदिंग में हमारे पास स्लो डीप इनहेल्स एंड एक्सहेल्स आ जाते हैं कि उसको डीप ब्रीदिंग करवाते हैं और प्रोग्रेसिव मसल्स में हम उसके जो है मसल्स को स्ट्रेच करवाते हैं और देन उसके मसल्स को एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वो रिलैक्स करवाते हैं। विजुअलाइजेशन में हमारे पास जो आती हैं वो उसको इमेजिन करवाते हैं
कोई भी कामिंग सीन, जैसे कि कामिंग सीन होता है या कोई भी जगह होती है, जैसे मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा पीसफुल या कामिंग प्लेस है वो है रेलवे स्टेशन। तो उसको जो है ये चीज़ें रिलैक्सेशन टेक्निक में हम उसको विजुअलाइजेशन करवाएंगे कि तुम फर्ज करो कि तुम उस रेलवे स्टेशन पे बैठे हो या फिर उस सीन को तुम देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए कामिंग है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स। माइंडफुलनेस टेक्निक्स में हमारे पास सबसे पहले है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करते हैं हम, कि उनका जो है फोकस और अटेंशन रहे ऑन दी प्रेजेंट मोमेंट, कि वो यहाँ पर इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, इस प्रेजेंट मोमेंट को फील करें और ख़ुद को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएँ, उन थॉट्स से निकाल कर, उन सारे डिस्ट्रेसेस से निकाल कर वो खुद को वहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू अटेंशन देकर और ख़ुद को वहाँ पे प्रेजेंट फील उसको हम करवाते हैं। बॉडी स्कैन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कि अवेयरनेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। ये भी एक सीक्वेंस के थ्रू होता है कि उसको हम जो है ना बॉडी स्कैन करवाते हैं कि आप फोकस करो ऑन योर आईज या ऑन योर हेड, उसके बाद उसको फुल बॉडी जो है उसको हम स्कैन करवाते हैं उसकी विजुअलाइजेशन के थ्रू या कैसे भी करके, और इसकी वजह से ही उसकी जो है हम सेंसेशंस को जो है वो नोटिस करते हैं। इसके अलावा लविंग काइंडनेस मेडिटेशन आ जाती है। अक्सर करके लोगों की ये जो है ना विल होती है, गुड विल होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और या कोई भी अगर स्पिरिचुअल इंसान है तो वो बोलता है कि माई गॉड विल फिक्स दिस, तो उसको जो है हम स्पिरिचुअली या फिर उसको गुड विल्स की तरफ लेकर आते हैं उसके बारे में या दूसरों के लिए कि उसकी जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। तो ये लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होती है। इसके बाद जो हमारी टेक्निक आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जितने भी उसके इश्यूज़ हैं उनको, जितने भी मतलब कि उसको इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी डेली फंक्शनिंग में या उसको कोई भी डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, तो उसको जो है हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो समझें कि 70% हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो इस वजह से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन उनसे करवाते हैं। इसके अलावा जो है जनरेटिंग सॉल्यूशंस, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी या कोई भी उसके लिए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होगी तो उस पर हम जो है उसके सॉल्यूशंस को जनरेट करवाएंगे, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएंगे कि सॉल्यूशंस सोचो, या हम उसको हेल्प आउट करेंगे वो सॉल्यूशंस सोचने में। इसके अलावा आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम उसको सॉल्यूशंस बनवाते हैं, फिर उसको सॉल्यूशंस सेलेक्ट करने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग्स। सोशल स्किल ट्रेनिंग्स में रोल प्लेइंग, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। रोल प्लेइंग में हम डिफरेंट रोल प्ले करवाते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में उस क्लाइंट से, और उनको प्रैक्टिस करवाते हैं सोशल इंटरेक्शंस, या उनसे जो है डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस जो हैं वो एक करवा रहे होते हैं हम उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या उनकी सोशल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग आ जाती हैं जिसमें हम एक्टिव लिसनिंग करके हम उनको सिखाते हैं कि आपको भी एक्टिव लिसनिंग ऐसे करनी चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स हम उनको सिखाते हैं कि एक्टिव लिसनिंग ऐसे की जाती है। इसके अलावा असर्टिवनेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स हम उनको सिखाते हैं ताकि वो जो है सोशली इंटरेक्ट अच्छे से कर सकें। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आ जाती है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ऐसे कि कोई भी उसके अगर रिलेशनशिप्स में कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो उनको हम जो है रिजॉल्व करवाते हैं, और हम उनको जो है ना ऐसी स्ट्रेटजीज देते हैं या ऐसे उसको जो है ना मोटिवेशन देते हैं कि वो मेंटेन करे अपने हेल्दी रिलेशनशिप को विद हिज फ्रेंड्स, फैमिली या ऑफिस में। तो ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऐसे काम करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ सीबीटी टेक्निक्स में। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीबीटी टेक्निक्स में आ जाती है जर्नलिंग। जर्नलिंग में ऐसे कि हम जो है ना उसके थॉट रिकॉर्ड्स को रखते हैं, हम ट्रैक करवाते हैं उसकी थॉट्स को। जो हमारा क्लाइंट होता है उसके थॉट्स को हम ट्रैक करते हैं, जितनी भी उसकी थॉट्स होती हैं हम उनको बोलते हैं कि आप जो है उनको लिख लें अपने एक पैड पर या अपनी एक डायरी पर या अपने फ़ोन में, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी थॉट्स हैं, जो भी आपके सिचुएशंस हैं वो आप लिखें, और उनके एविडेंसेस भी जो उस वक्त आपके पास आ रहे हैं आप उनको भी रिकॉर्ड कर लें ताकि हम उन पर जब
सेशन करें तो उन पर हम काम कर सकें। इसके अलावा जो मेन मकसद है हमारी सीबीटी का वो होमवर्क है कि हम इसमें जो है असाइन करते हैं टास्क, ऐसे कि मतलब जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ हमारे साथ ड्यूरिंग द सेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो बाहर भी जाके वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा खुद पर, ताकि उस वो जो है एक प्रोग्रेसिव उस पर इफ़ेक्ट आ सके और वो अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस ऑफ सीबीटी जो है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स पर, बहुत ज़्यादा कंडीशंस पर जो है वो हम इसको अप्लाई करते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास मेजरली आ जाती हैं ना वो स्लीप डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं कि जो डिसऑर्डर्स हैं जिन पर हम सीबीटी अप्लाई करते हैं, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ओसीडी, इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। और इसके अलावा डिप्रेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हम जो है इससे ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस जैसे आ गई, जैसे इंसोम्निया, फोबियाज या क्रॉनिक पेन है, या इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में भी हम जो है वो सीबीटी को अप्लाई करते हैं। तो सीबीटी की सारी हमने टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर लिया कि सीबीटी में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और उन टेक्निक्स में कौन कौन सी जो हैं फर्दर टेक्निक्स होती हैं। मतलब एक डोमेन हो गया टेक्निक का, और उसके अंदर और कौन सी टेक्निक्स होती हैं उनको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे सीबीटी प्लान पर, जो कि हमने यहाँ पे उठाया फॉर द एडिक्शन रिकवरी। अगर हम एडिक्शन रिकवरी के लिए सीबीटी को देखें तो मैंने थोड़ा सा इसमें शॉर्ट किया हुआ है एज एन स्टेप्स। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे और उसको साइको एजुकेशन देंगे। असेसमेंट ऐसे करेंगे कि हम उसको पहले कंफर्म करेंगे कि वो जो है सच में एडिक्ट है या नहीं है, और उसके बाद जो है उसको एजुकेट करेंगे उसके विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में, उसको टॉलरेंस के बारे में बताएंगे, और उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे उसकी एडिक्शन पर उसको, तो वो सारे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एडिक्शन में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि पहले विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो एडिक्शन छोड़ने पर ही पहले विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो वो जब क्लाइंट कोई भी फेस करता है तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल कंडीशन आ जाती है, उससे वो डर जाता है विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से। तो उसको हम पहले से ही साइको एजुकेशन दे देते हैं कि ये विड्रॉल सिम्टम्स आपके पास आएंगे और आपके पास जो है ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं एडिक्शन छोड़ने के बाद आपके पास आएंगे, तो आपको इन सबको फेस करना होगा। उसके बाद हम जो है गोल सेटिंग करते हैं। हम स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स बनाते हैं, अपने शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे कि हम उसको पहले तो बोलेंगे कि आपको 7 दिन तक अपनी सोबरिटी को जो है वो कंट्रोल करना है, होल्ड करना है। आप 7 दिन तक सोबर रहेंगे, ये उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। उसके बाद हम उसको लॉन्ग टर्म पर लेकर जाएंगे, और उसमें जो है उसको जब ये शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करेगा तो उसका खुद ही डोपामाइन हिट करेगा, और वो जो है ना उसको ये लगेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक गोल जो आपने उसको बताए होंगे कि हम जो है ये करेंगे। और जब आप वो गोल अचीव कर लेंगे तब जो है ना आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और क्लाइंट के लिए भी जो है वो आसानी हो जाएगी, और इस तरीके से हमारी जो है सीबीटी काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो जाती है, स्टेप्स में डिवाइड भी हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स इन हाई रिस्क सिचुएशंस। हम एडिक्शन वाले क्लाइंट में सबसे पहले तो रिकग्नाइज करते हैं कि उसको इमोशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं। इमोशनल फैक्टर जैसे स्ट्रेस, कि कोई भी अगर सिगरेट का एडिक्ट है तो उसको कोई भी इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, इमोशनल स्ट्रेस आ जाए या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल फील कर रहा है, तो वो जाके सिगरेट पी रहा है। इसमें हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर या एनवायरमेंटल ट्रिगर आ जाते हैं, जिसमें उसकी जो पीयर ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे, वो पार्टीज़ आ जाएंगी उसकी, कि कोई भी ऐसी पार्टीज़ में जा रहा है जहाँ पर उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ पर भी उसको ट्रिगर करेंगी। इसके अलावा रिलेशनल होंगी, कि उसके अगर फैमिली के साथ या उसके स्पाउस के साथ रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तब भी वो रिलेशनशिप में उसके जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे तब भी वो
उसके लिए एज ए ट्रिगर काम कर सकते हैं और दोबारा वो एडिक्शन में जा सकता है। तो हम जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं पहले ही उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हम उन पर काम कर सकें। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके जितने भी कॉग्निटिव थॉट्स होती हैं जो कि उसको ड्राइव करती हैं, जो कि उसको ले जाती हैं सब्सटेंस यूज़ की तरफ, उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको चैलेंज करते हैं। जैसे कि मतलब कि अगर उसको कोई परेशानी आ रही है तो उसकी जो फर्स्ट थॉट होगी कि यही हल है। मतलब कि अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो वो बोलेगा कि सिगरेट पीने से ही, उसका ये बिलीव है कि सिगरेट पीने से मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी ये डिस्टॉर्टेड थॉट है। हम उसको जो है पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी कौन कौन सी डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं। अगर हमें मिल जाती हैं वो सारी डिस्टॉर्टेड थॉट्स तो हम उनको फर्दर चैलेंज करेंगे और हम उनको जो है वो रिप्लेस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर उसको जो है वो उसकी ये थिंकिंग है कि सिगरेट पीने से मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, तो उसकी जो है हम इसकी ये जो थॉट है उसको हम किसी अच्छी थॉट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, या उसकी जगह पे हम कोई और थॉट भी ला सकते हैं कि ये मुझे कैंसर भी कॉज कर सकती है। इसके बाद हम उसको जो है कॉपिंग स्किल्स देते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं कि उसको कॉप कैसे करना है। तो इसमें हमारी वही जो हमने पीछे देखी सारी हमारी CBT की टेक्निक्स, वो सारी हमारी यहाँ पर आकर अप्लाई होती हैं कि उसका जो स्ट्रेस है, उसकी क्रेविंग है, उसके नेगेटिव इमोशंस है, उसको उसने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले हम देखें इसमें तो उसको हम सिखाएंगे रिलैक्सिंग टेक्निक्स कि जब भी वो ट्रिगर हो या उसका कोई भी मसला हो, स्ट्रेसर आए उसके पास या कोई भी उसका ट्रिगर फेस कर रहा है तो वो वहाँ पर खुद को रिलैक्स कैसे करे। वो माइंडफुलनेस भी कर सकता है सुबह सवेरे, ताकि जैसे वो उसका जो सारा दिन है वो उस प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से ही गुजरे, प्रेजेंट में ही रहकर गुजरे, उसको कोई भी दूसरी थॉट्स तंग ना करें। तो हम उसको ये टेक्निक्स भी, रिलैक्सिंग टेक्निक्स सिखाते हैं ताकि वो जो है कोप कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर जो जितने भी उसके डेली लाइफ में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको हम कोई भी ऐसे मतलब कि कन्फ्लिक्ट आ रहा है या कोई भी ऐसी उसका स्ट्रेसर आ रहा है, कोई भी इसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका हल उस एडिक्शन में ना ढूंढे, बल्कि वो जो है उस पर रीजनिंग करे, उस पर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी स्किल्स जो होंगी उस पर वो फोकस करके अपनी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रैक्टिस करता रहेगा और ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर देगा और वो फर्दर एडिक्शन की तरफ नहीं जाएगा। इसके अलावा हम उसको जो है ना इंकरेज करेंगे हेल्दी रूटीन, जैसे रनिंग करना, हेल्दी फूड खाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी उसकी हेल्दी रूटीन होगी उसको हम सारा फॉलो अप देंगे कि आपको इस हिसाब से जो है अपनी डेली रूटीन को लेकर चलना है। इसके बाद क्रेविंग मैनेजमेंट हम उसको सिखाते हैं और उसकी टेक्निक्स भी बताते हैं कि क्रेविंग को उसने कैसे टॉलरेट करना है। मतलब कि क्रेविंग जो है वो एक कंडीशन है, हमें उसको सबसे पहले तो ये एजुकेट करना है कि जो भी क्रेविंग है वो जस्ट कंडीशन है। वो क्रेविंग राइज होगी, उसके बाद एक सर्टेन टाइम पे आके वो दोबारा डिक्रीज हो जाएगी। तो जब उसकी जो क्रेविंग है वो अपनी क्रेविंग पर फोकस करेगा, उस पर मतलब जब भी उसको क्रेविंग हो रही है और वो एडिक्शन की तरफ नहीं जाता बल्कि उसको जो है रिड्यूस होते देखता है, तो उसको हम जो है ना उसको वैसे ही मोटिवेशन मिल जाएगी कि क्रेविंग इज़ जस्ट अ कंडीशन, ये राइज होगी खुद ही और खुद ही कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है उसको हमें क्रेविंग मैनेजमेंट सिखानी चाहिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं कि बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। हम उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एजुकेट करते हैं अबाउट द आउटकम्स के इसको क्या क्या अभी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। हम उनको जो है डिफरेंट जो है एजुकेशन देते हैं कि इसके साथ कैसे आपने चलना है, इसकी कॉपिंग स्किल्स ये हैं, इसको आपने एक अच्छे तरीके से टाइम देना है, इसके आपने रिवॉर्ड बेस्ड इसकी जो है आपने वो करनी है। मतलब कि अगर ये 7 दिन तक अच्छे गुजारता है तो उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है। और इसकी जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग के बारे में हम इसकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं कि आपने ही जो है इसका सपोर्ट सिस्टम बनना है। और हम उसका एज ए सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले तो फैमिली से ही बनाते हैं या फैमिली को ही बनाते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट एंड रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने पहले बोला कि हम कोई भी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके जितने भी
जो हैं सब्सटेंस यूज़ के जितने भी ट्रिगर्स हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं विद द पॉजिटिव एक्टिविटीज़, या ऐसे भी जितने भी उसके सब्सटेंस को यूज़ कर रहा है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं विद द पॉजिटिव एक्टिविटीज़। जैसे अगर वो स्ट्रेस आने पर सिगरेट वगैरह पी रहा था तो स्ट्रेस आने पर उसको हम ये सिखा सकते हैं कि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से काम करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, या फिर आपको जो है रनिंग करनी है, या आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। तो इस हिसाब से हम उसको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं और रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन, उसको हम सिखाते हैं कि अगर आपको दोबारा आपके साथ ऐसा कोई भी मसला होता है या कुछ भी होता है तो आपको पास प्रिवेंशन मॉडल उसको हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको जब तक आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक आप रीच करें तब तक आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है। इसके अलावा वही हमारे पास आ जाती है 10th नंबर पे कि हम उसका जो है लाइफ स्टाइल को जो है वो चेंज करते हैं, उसकी जितनी भी अनहेल्दी रूटीन्स होती हैं हम उनको पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग बिहेवियर्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम देखें अभी पैनिक डिसऑर्डर को, तो पैनिक डिसऑर्डर में भी हमारी वही होगी कि असेसमेंट एंड साइको एजुकेशन करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, उसके ट्रिगर्स जो भी हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी जो रिस्क सिचुएशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन पर काम करेंगे, उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जितने भी उसके नेगेटिव बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं उनको हम जो है चैलेंज करेंगे या फिर उन पर एविडेंसेस मांगेंगे या उन पर क्वेश्चनिंग करेंगे ताकि उसके जो भी जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं वो उसको रियलाइज़ हो जाए कि दीज आर नेगेटिव्स। इसके बाद जो हमारे पास मेन टेक्निक आ जाती है पैनिक अटैक डिसऑर्डर में, वो इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर एंड बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब किसी को भी अगर पैनिक अटैक डिसऑर्डर होता है तो आपको पता होगा कि उसको फियर ऑफ एन अदर पैनिक अटैक का जो है ना हो जाता है। मतलब ही इज़ ऑलवेज फियरफुल कि मुझे दोबारा जो है वो पैनिक अटैक हो जाएगा, मुझे मेरी दोबारा हार्ट बीट जो है वो रेस हो जाएगी, और इसके अलावा जो है चक्कर आना मुझे शुरू हो जाएंगे, और इसके अलावा मेरा दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम डिफरेंट बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं एक रूम के अंदर हम सेशन के ड्यूरिंग कंडक्ट करते हैं और उसको हम डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की मशवरा देते हैं। ऐसे कि हम उसको हाइपर वेंटिलेशन जो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। हाइपर वेंटिलेशन ऐसे है कि कोई भी एक प्लास्टिक का या पेपर बैग हो गया, उसमें जो है हम उसको सांस फुलाने के लिए बोलेंगे और उससे सांस उठाने के लिए बोलेंगे। इससे क्या होगा कि उसकी ये वही कंडीशन हो जाएगी जो कि पैनिक अटैक डिसऑर्डर के वक्त उसकी हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, तो वही कंडीशन में वो फेस करेगा और उसको होगा कि इट्स जस्ट अ कंडीशन, और उसका जो उस कंडीशन को लेके फियर होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा उसकी जो डिजीनेस है उसको हम ऐसे ओवरकम करवा सकते हैं कि उसको जो है हम एक चेयर पर स्पिन करवाएं, एक चेयर पर रोल करवाएं, उसको गोल घुमाएं चेयर पर, और जब उसकी चेयर रोकेंगे तो जाहिर सी बात है उसको चक्कर आएंगे। उसको चक्कर आएंगे तो वो वही चीज़ फेस करेगा जो कि वो डिजीनेस पैनिक अटैक के वक्त फेस करता है। तब वो उसका जो बिलीफ होगा कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा या कुछ भी नहीं होगा, या उसका जितने भी फियर्स होंगे रिगार्डिंग द डिजीनेस एंड द पैनिक अटैक वो जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके अलावा एक्सरसाइज या रनिंग भी आ जाती है कि हार्ट रेट जो है पैनिक अटैक के दौरान इंक्रीज़ हो जाती है, तो जब वो रनिंग करेगा उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, फिर देन डिक्रीज़ होगी, तो उसको पैनिक अटैक के वक्त भी जो है हेल्प आउट करेगी ये चीज़ कि जब उसको दोबारा पैनिक अटैक होगा तब भी उसको जो है ना रिलैक्स होने के लिए ये चीज़ मिल जाएगी कि जैसे मैं रनिंग करता हूँ जब, तब भी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और देन विद इन अ सर्टेन टाइम वो कम हो जाती है। तो इसमें भी जो है उसको जो है ना एक मोटिवेशन मिल जाती है कि ना अब भी कम हो जाएगी, और उसका जितना भी फियर होता है फॉर द रेसिंग हार्ट रेट कि मेरी हार्ट बीट दोबारा बढ़ जाएगी, वो इस रनिंग की वजह से उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा हम सिचुएशनल एक्सपोजर भी इसमें करते हैं। सिचुएशनल एक्सपोजर ऐसे कि हम हायरार्की बनाते हैं, एक स्टेजेस बनाते हैं, जैसे हमने पहले जो है समझा एक्सपोजर थेरेपी की जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था रेप्टाइल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कोई किसी को जो है वो फियर है कि मैं किसी भी मॉल में जाकर या किसी भी सुपरमार्केट में जाकर या क्राउडेड एरिया में जाकर जो है मुझे दोबारा पैनिक अटैक होगा, तो उसको हम सिचुएशनल एक्सपोजर देंगे। कैसे कि हम उसके लिए एक सिचुएशनल हायरार्की बनाएंगे। पहले हम उसको
जो है स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सुपर मार्ट दिखाने से, और फिर उसको हम सुपर मार्ट के बाहर जाके खड़ा करेंगे। उसके बाद हम उसको वहाँ के अंदर का जितना भी क्राउड होगा वो दिखाएंगे, उसका एक्सपोजर देंगे। देन हम उसको क्राउड में जाके खड़ा कर देंगे। तो जब भी उसका ये ग्रेजुअली एक्सपोजर होगा तब वो वहाँ पर पैनिक नहीं होगा, और उसके जो फॉल्स बिलीव्स होंगे वो उसके वहीं पर ही टूट जाएंगे। इसके अलावा पैनिक अटैक में जो सबसे ज़्यादा मदद करती हैं वो रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स मदद करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फियर होता है और एक पैनिक सिचुएशन होती है। तो पैनिक को कम करने के लिए जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस टेक्निक्स ही काम आएंगी, कि वो उसको रिलैक्स रखेंगी। एक दूसरा, वो उस प्रेजेंट मूवमेंट में रहेगा। इसके अलावा रिलैप्स एंड प्रिवेंशन रिलैप्स प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस वही आ जाती हैं कि उसको हम जो है प्रिवेंशन मॉडल बना के देते हैं कि आपको कैसे रीच आउट करना है, या जब तक आप रीच आउट नहीं करते तब तक आपको कैसे हैंडल करना है, या कहीं पर भी आपको दोबारा पैनिक होता है तो आपको कैसे प्रिवेंशन करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।